मेरा एक धन्यवाद प्रस्ताव है। अगर आप 2 मिनट का समय दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का कार्य शुरू किया, वह बेहद अद्भुत और प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं सरकार को और आपको साधुवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 के अवसर पर आपके द्वारा 2 महान स्वतंत्रता सेनानी वीर विजय सिंह पाठक जी और धन सिंह कोतवाल जी को सम्मान देते हुए उनका चित्र दिल्ली विधानसभा की आर्ट गैलरी में लगाया गया। उसके लिए समस्त गुर्जर समाज की तरफ से आपका और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हर स्वतंत्रता सेनानी का देश की आज़ादी में अतुल्य योगदान है और उनका सम्मान करके हमें बहुत ही गर्व का अनुभव होता है। अध्यक्ष जी, धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 की क्रांति में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई और मेरठ से शुरू हुई इस क्रांति देश भर में फैल गई। उनका जन्म मेरठ के घाट पांचली गांव में 1820 में हुआ। कोतवाल साहब के जज्बे ने लोगों को जुनून दिया और हिम्मत दी और उन्हीं के द्वारा जलाई हुई चिंगारी देश में इस प्रकार फैल गई कि देश का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। अध्यक्ष जी, वीर विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह गुर्जर का एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको राजस्थान केसरी और बिजौलिया किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 27 फरवरी 1882 को बुलंदशहर के जिले के गुठावली गांव में हुआ। सामान्य किसान परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम हमीर सिंह था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य किया और कई बार नजरबंद हुए, जेल गए, लेकिन आज़ादी के इस दीवाने ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राजस्थान के अंदर वीर भारत सभा और अभिनव भारत सभा नामक 2 क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण किया। अध्यक्ष जी, आज भी दिल्ली विधानसभा की गैलरी में जब जो भी लोग गुजरते हैं, वो जब अपने वीर क्रांतिकारी शहीदों के चित्र देखते हैं और उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो उन्हें एक अलग से एक एहसास होता है, गर्व होता है अपने उन वीर क्रांतिकारी सेनानियों पे कि जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने प्राणों को न्यौछावर किया। अध्यक्ष जी, इन दिनों स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र दिल्ली विधानसभा के अंदर लगने के लिए समाज के लोगों ने दिल्ली के अलग अलग गांवों में जाकर समर्थन पत्र लिया और एक प्रस्ताव आपको दिया। इस प्रस्ताव में मैंने अपना समर्थन पत्र भी दिया था और मेरे कई साथी मदन लाल जी हुए, अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ नहीं है, उन्होंने भी दिया, राजेंद्र पाल गौतम जी उन्होंने भी उसमें अपना पत्र दिया, संजीव झा ने भी दिया। मैं उनका भी आज गुर्जर समाज की तरफ से चंद्रा जी बैठी हुई हैं, हमारी विधायिका, इनका भी उसमें समर्थन हुआ। मैं आज गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी का भी है। मैं आज इस विधानसभा में इन सभी सम्मानित साथियों का धन्यवाद करता हूं जिसमें इन्होंने दिया। प्रस्ताव में मैंने अपना समर्थन दिया। मेरे साथी विधायकों ने भी इसमें सहयोग किया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए एक बार पुनः पूरे समाज की तरफ से, मेरी तरफ से आपका और अब मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। 26 जनवरी को जिस तरह से आपने इस आर्ट गैलरी में वो 2 चित्र लगाए स्वतंत्रता सेनानियों के, और उस प्रोग्राम में आपने इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बुला के जो सम्मान दिया, उनकी तरफ से भी संदेश आया है कि उनकी तरफ से भी मैं आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूं। आपने इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। तहे दिल से पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 280 मदन जी, इनके धन्यवाद हूं आपके अनुमति से, और उसके साथ आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये पहली बार इस हिस्ट्री में आपने जो शुरुआत की माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में और खासकर विधानसभा का अध्यक्ष होते हुए कि हमारे वीर शहीदों की
चाहे वो किसी समाज के हो, शहीद किसी समाज का नहीं होता, वो पूरे देश के, उन्होंने देश के लिए काम किया और हम सबको फक्र है उन पर। और आपने जो उनको मरणोपरांत जो वीर गति को प्राप्त हुए ऐसे लोगों को, शहीदों को आपने जो विधानसभा में जगह दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 100 से ज्यादा वीर सपूतों के चित्र यहाँ लगाए गए हैं और हम सब लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें उन्हें जानने का, पहचानने का मौका आपने दिया है। मैं माननीय केजरीवाल जी का और उनकी पूरी सरकार के मंत्रिमंडल का धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे वीर सपूतों को लोगों को बताने के लिए, उनकी शिक्षा देने के लिए हमेशा ही तत्पर हैं और उनके लिए, उनके सम्मान के लिए सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय केजरीवाल जी और उनके मंत्रिमंडल का धन्यवाद करता हूं कि वो लोग देश के उन वीर सपूतों को जानने और जनवाने के लिए प्रयत्नशील है। धन्यवाद। 286 सोमदत्त जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में लगभग 2.5 लाख लोग रेजिडेंट वोटर्स हैं और तमाम वार्डों से, तमाम कॉलोनियों से, गलियों से, मोहल्लों से उन लोगों का अपने काम, अपनी समस्याएं लेके आते रहते हैं। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि उनका 3, 4 या 5 लोगों का फैमिली है और उनके पानी के बिल 80,000, 90,000, 70,000 इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और पिछले बहुत महीनों से उनको ये बात कही जा रही थी, मैं बता रहा था कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पानी की 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएंगे, स्कीम आने वाली है, स्कीम आने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, वो चाहते हैं ये स्कीम लेकर आएँ, लेकिन भाजपा द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा नियुक्त अफसरशाही इस 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम को नहीं लेके आना चाहती। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के नागरिकों को किसी प्रकार की राहत मिले। लेकिन आज ये कड़वी सच्चाई है कि कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली नहीं होगी जहां लोगों के ये पानी के बढ़े हुए बिल नहीं आ रहे। लाखों की तादाद में हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार में से इस तरह की समस्याएं हैं, उनके बिल आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, और ये समस्या केवल मेरी गली, मोहल्ले, विधानसभा तक सीमित नहीं है, ये सबकी है समस्या। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस मुद्दे का कोई भी उचित समाधान निकाला जाए। इसमें माननीय सभी सदस्यगण साथ में हैं, सब चाहते हैं समाधान निकले, हम आपके साथ हैं। जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री परवीन जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो मैं आज मुद्दा उठाने जा रहा हूँ ये पूरे दिल्ली से रिलेटेड है और दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो है वो इससे प्रभावित है। अध्यक्ष जी, जितने भी हमारे दिल्ली के बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं जो है वो रिकेयर सेंटर या ओल्ड एज होम से कनेक्टेड होते हैं और उन ओल्ड एज होम के लिए दिल्ली सरकार 20,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उस ओल्ड एज होम को या उस एसोसिएशन को, जो सीनियर सिटीजन की एसोसिएशन होती है, उन्हें देती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उन बुजुर्गों को, उन एसोसिएशंस को वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। और जब हम डिपार्टमेंट में पता करते हैं तो पिलर टू पोस्ट की कहानी होती है। एक कहते हैं डायरेक्टर ने साइन नहीं किया, कभी कहते हैं सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया, कभी कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया। इस कारण से दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो है और सारे ओल्ड एज एसोसिएशन जो है, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन जो है, वो प्रभावित हो रही है। और सारे, जब भी मैं कहीं कहीं मीटिंग में जाता हूँ, कभी लाजपत नगर जाता हूँ, कभी जीवन नगर जाता हूँ, कभी सनलाइट कॉलोनी जाता हूँ मेरे क्षेत्र में, और इधर उधर जहाँ पे भी कहीं बुजुर्ग मिलते हैं तो वो इस बात को जरूर रखते हैं कि 20,000 जो हमारे हर महीने आते थे वो अब नहीं आ रहे, आप इस मुद्दे को उठाइए। और ये अफसरशाही द्वारा, क्योंकि दिल्ली को पूरी तरीके से, एक तरीके से एलजी के द्वारा जकड़ लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जकड़ लिया गया, सारी अफसरशाही उनके कहने पे काम कर रही है। इतने सालों से जो स्कीम चल रही थी उसको एकाएक जो है वो बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा में भेजते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पहले ओल्ड एज पेंशन स्कीम रोकने का काम करती है। आपको याद होगा एमसीडी इलेक्शन के दौरान किस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अफसरशाही को दबाव में लाते हुए किस तरीके से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। आखिर इन्हें मजा क्या आता है? अगर बुजुर्गों को परेशान करने में आखिर इनको मजा क्या आता है? ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी पेंशन रोकेगी, कभी इनकी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम रोकेगी।
इस कारण से पूरे दिल्ली के बुजुर्ग जो है पूरी तरीके दुखित है और प्रभावित है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो है मैं इस इशू को जो है पूरे सदन के सामने जो है रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस इशू को जो है वो पेटिशन कमेटी को भी रिफर किया जाए ताकि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जो बुजुर्ग जो है इतने साल से प्रभावित और परेशान है उनको न्याय मिल सके और उनकी जो, क्योंकि रिक्रिएशन सेंटर के लिए जो थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है उसमें वो कुछ इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, वो जो कुछ जो है छोटे दिल्ली में कहीं लोकली घूम आते हैं, छोटे मोटे उनके काम हो जाते हैं, अखबार के बिल होते हैं, बिजली के बिल होते हैं जो वो सेंटर चलाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अध्यक्ष महोदय इन सारे लोगों के लिए, तो आप इसे संज्ञान में लीजिए और इसको पेटिशन कमेटी में भेजिए। श्री नरेश बालियान जी, नरेश बालियान जी नहीं, श्री रोहित कुमार जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे नियम 280 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का यहाँ मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, लगातार दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली वासी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति की शिकार हो रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने इलाके की सीवर की और पानी की समस्याओं को सदन के पटल पर भी रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है, ये त्रिलोकपुरी 1976 में कॉलोनी बसी थी और 80 के दशक में त्रिलोकपुरी में पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 23 के अंदर एक यूजीआर है जिसकी क्षमता लगभग 5 MGD है और ये उस समय बनाया गया था, उस समय कम आबादी थी, 1 मंजिल 2 मंजिल मकान होते थे, 4-5 लोगों का परिवार हुआ करता था। आज वो जनसंख्या 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन उस यूजीआर की क्षमता नहीं बढ़ी है। इसके चलते गर्मियों के दिनों के अंदर खासतौर से जो दूर के इलाके हैं, जो टेल एंड के इलाके हैं, वहां पर अक्सर पानी की कमी रहती है। इसी समस्या से जूझते हुए बड़ी मुश्किल से मैंने कैसे कर अधिकारियों से कह सुनकर एक अपने यूजीआर के अंदर एक्स्ट्रा पानी के लिए इंतजाम के लिए, अतिरिक्त पानी की व्यवस्था के लिए इस त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 23 के यूजीआर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन के सामने यमुना खादर के अंदर 8 ट्यूबवेल लगवाए। उन 8 ट्यूबवेल का पानी 1 MGD पानी पाइपलाइन के जरिए 23 ब्लॉक में आना था माननीय अध्यक्ष जी, और वो परियोजना को पिछले साल मई में पूरा कर लिया गया और वो पाइपलाइन के जरिए सारा पानी 1 MGD पानी त्रिलोकपुरी वासियों को मिलना था। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले, अब मई आने वाली है, गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला है, पिछले साल ही त्रिलोकपुरी की जो जनता है, जो एक एक बूंद के लिए तरस रही है, उनको 1 MGD पानी मिल जाता तो कोने कोने तक पानी वहां पहुंच जाता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि DDA ने इस काम के ऊपर रोक लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, पूरा काम हो गया है, ट्यूबवेल भी लग गए हैं, पाइपलाइन भी डल गई है, एक बिजली का कनेक्शन होना है, एक बटन ऑन होना है बिजली का, और बटन ऑन होते ही पानी वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन DDA ने NOC का बहाना बनाकर लिखित के अंदर जल बोर्ड को नोटिस दिया है कि आपके ऊपर भारी हर्जाना लगाया जाएगा क्योंकि बगैर NOC के आपने यहाँ पे ट्यूबवेल लगा दिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय जल मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करें और त्रिलोकपुरी की जनता को पानी दिलवाने का कष्ट करें, वरना इस साल भी त्रिलोकपुरी के जो दूर के इलाके हैं, छोर के जो आखिरी छोर के इलाके हैं, टेलैंड के इलाके, वहां तक पानी की समस्या फिर से होगी। और मैं आपको एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूं सदन के सामने कि बड़ी गंदी राजनीति दिल्ली वासियों के लिए चल रही है। जो कुछ इलाकों के अंदर जहां त्रिलोकपुरी में पानी नहीं पहुंचता है, त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 2 के अंदर या चिल्ला गांव में या न्यू अशोक नगर में टैंकर के जरिए वहां पर पानी पहुंचाया जाता था। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा, जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं उन्होंने खुद मुझे आकर बताया है कि सर, जो लगभग 1300 ट्यूबवेल पूरी 1300 वाटर टैंकर जो पूरी दिल्ली में चलते हैं, उनकी संख्या घटाकर 300 करने जा रहे हैं। जल बोर्ड जो CEO सर हैं, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है कि इनकी संख्या घटा के 300 की जाए। तो आने वाले टाइम के अंदर त्रिलोकपुरी में और भी दिक्कत होने वाली है। तो मेरा पुनः सदन से आग्रह है, हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं आपसे भी, सदन से भी, माननीय मंत्री जी से भी, कि यहाँ पर त्रिलोकपुरी वासियों को पानी देने के लिए इंतजाम किया जाए, ये बिजली का कनेक्शन जल्द से जल्द लगाया जाए और जो भी मामला है इसको निपटारा किया जाए। और मैं पुनः LG साहब से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ये आप गंदी राजनीति बंद कीजिए। लोगों का पानी देने में लोग प्याऊ लगवाते हैं, हमारे बुजुर्ग प्याऊ लगाते थे कि लोगों को पानी देने के लिए, लेकिन 1 साल के बाद भी आज ये काम अटका पड़ा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से
10 करोड़ रुपए की लागत से ये काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होने के बाद भी लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं अपने जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, और साथ ही साथ मैं बिल भी लेकर आया हूं बहुत सारे। यहाँ पर आप देखिए माननीय अध्यक्ष जी कि इतने भारी भारी बिल लोगों के आ रहे हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हो गई, प्लीज भावना जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली जल बोर्ड की एक ऐसी समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं जिसकी वजह से मेरी पालम विधानसभा ही नहीं अपितु पूरी दिल्ली इस समस्या से जूझ रही है, और इस समस्या की वजह से सारा काम भी ठप पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड में सारा काम टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। विभाग टेंडर लगाता है, ठेकेदार टेंडर उठाते हैं, और सारी दिल्ली में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत पानी की लाइन को डालने का काम और सीवर की लाइन को बिछाने का काम किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपनी विधानसभा पालम में बहुत सारे काम पानी की लाइन को बदलने का, सीवर की लाइन को बदलने का और नई लाइनें बिछाने के काम तैयार करवाए थे। अधिकारियों ने टेंडर भी लगाए, और अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं 5-5 बार टेंडर लगाए, पर किसी भी ठेकेदार ने काम नहीं उठाया। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, यह दिक्कत मेरी विधानसभा में नहीं अपितु पूरी दिल्ली में ये प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है कि सारे विधायक इस समस्या से जूझ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सरकार अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर पानी की लाइन बिछाने का काम कर रही है, पानी की लाइनों को बदलने का काम कर रही है, सीवर लाइनों को बदलने का काम कर रही है। बहुत सारी जगह जहां पर सीवर अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में नहीं होता था, वहां पर सीवर की लाइन को नया बिछाने का काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी ये तमाम काम अपनी विधानसभा में तैयार करवाए, पानी की लाइनों को बिछाने का, सीवर का मेंटेनेंस के काम। और अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार पानी की लाइन और सीवर की लाइन को बिछाने के बाद आरसीसी के सुंदर सुंदर रोड बनाने का भी काम कर रही है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने भी अपनी विधानसभा में डीएसआईडीसी विभाग के द्वारा बहुत सारे रोड के काम तैयार करवाए हैं। आप अध्यक्ष महोदय जानते हैं, नियम के अनुसार सीवर की लाइन और पानी की लाइन जमीन के नीचे पड़ती है और उसके बाद में रोड बिछाने का काम होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी विधानसभा में डीएसआईडीसी विभाग के द्वारा रोड के काम तैयार होकर के आ गए हैं। अधिकारी बार बार संपर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ ठेकेदार भी बार बार आकर के साइड को देख रहे हैं और हमसे संपर्क बनाए हैं कि हम काम शुरू करवाएं। लेकिन जनता इस चीज के लिए तैयार नहीं है। जनता कहती है पहले सीवर की लाइन को बदलो, पहले पीने की लाइन का, पानी की लाइन को बदलने का काम करो, उसके बाद में हम रोड के काम लेंगे। इस वजह से डीएसआईडीसी को जो दिल्ली सरकार ने फंड दिया है वो भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगी कि जी हो गया 5 बार अध्यक्ष महोदय टेंडर लगाए हैं लेकिन नहीं उठाए। मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें, ताकि जो रोड के काम हमारे तैयार होकर के आ गए हैं उससे पहले सीवर की लाइन और पानी की लाइन को बदलने का कार्य किया जाए। धन्यवाद। जय भारत। श्री जय भगवान जी। अध्यक्ष जी, श्री जय भगवान जी। जनरल सिंह जी। अध्यक्ष जी, जो भावना जी ने रखा, इसका मेन कारण है कि जल बोर्ड से पैसा नहीं मिल रहा ठेकेदारों को। ठेकेदारों की करोड़ों रुपए की पेमेंट बाकी है, इसलिए ठेकेदारों ने अपनी एसोसिएशन बना ली है। वो एसोसिएशन अब किसी भी आदमी को टेंडर नहीं डालने दे रही, इसलिए हर जगह पे ये स्थिति है। 5-5 बार टेंडर कोई नहीं डाला, ये स्थिति हो गई है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इसका उत्तर माननीय मंत्री जी है ही नहीं सर, दे चुके हैं। शायद उस दिन आप नहीं होंगे, कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने 6 तारीख को डिसीजन दिया कि जल बोर्ड की पेमेंट की जाए प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी को। 6 से अब 29 तारीख पड़ी है, अभी तक पेमेंट उन्होंने नहीं की है। शायद 29 से पहले कर दें, नहीं तो 29 को कोर्ट में डेट है। ये उत्तर माननीय मंत्री जी का है, मेरा नहीं।
श्री जर्नैल सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं दिल्ली के एक सिख बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, चाहे कोई सिख है कोई हिंदू है, सभी धर्मों के लोग बहुत प्यार से आपसी सद्भाव से रहते हैं। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुआ उसको लेकर मेरे क्षेत्र के लोगों के अंदर बहुत रोष है। सभी लोग मेरे से फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके का भारत भाजपा बनाना चाहती है। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे सिख अधिकारी को खालिस्तानी बोल के रोकना चाहा। अध्यक्ष, ये किस तरीके का भारत भाजपा बना चुकी है जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और इन भाजपाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस पगड़ी पर आप देखकर खालिस्तानी का कमेंट कर रहे थे, इस पगड़ी का इतिहास पहले जान लो। हमारे डीएनए में है कि हम तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। इसकी शुरुआत आज से 500 से ज़्यादा साल पहले श्री गुरु नानक देव जी जो हमारे पहले रहबर थे, उन्होंने बाबर के दरबार में, अध्यक्ष, तब जमाना ये होता था कि जो बादशाह ने कह दिया, तब तो पूरी तानाशाही थी कि इसका सिर कलम कर दो तो कर दिया जाएगा, फिर कोई वकील दलील नहीं चलेगा। उस माहौल के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने बाबर को जावर बोला था और उनकी तानाशाही का नहीं झुके थे। ये सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ और चलता रहा। चलते चलते मैं फिर एक आगे का इतिहास आप दोहराता हूं कि 7 साल उम्र थी बाबा फतेह सिंह जी, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे थे। उनको वजीर खान ने कहा कि हमारा दीन कबूल लो, तो 7 साल के साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी ने कहा कि हमें मरना कबूल है, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। इतिहास गवाह है, बाबा फतेह सिंह जी को और बाबा जोरावर सिंह जी को दीवारों में चिनवा दिया गया था, पर इनके आगे झुके नहीं थे। तो ये हमारे डीएनए में है। स्पीकर साहब, बात करें उसके बाद आज़ादी की लड़ाई की, तो करतार सिंह सराबा उस समय विदेश में थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने गदर लहर में शामिल हुए, सक्रिय सदस्य बने और 19 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम गए थे, पर तानाशाही के आगे झुके नहीं थे। ये किस पगड़ी के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहे हैं। स्पीकर साहब, शहीद आजम भगत सिंह जी का बताया कि पूरे आज़ादी के इतिहास में एक ही बार किसी को शहीद आजम कहा गया है और वो भी पगड़ी वाले शहीद आजम भगत सिंह थे। स्पीकर साहब, बात करेंगे उधम सिंह जी की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहां हर धर्म के लोगों को मारा गया था, पर सिर्फ एक पगड़ी वाले के दिल में रोष पैदा हुआ और 1940 के अंदर जाके, लंदन के अंदर जाके उस माइकल एडवायर का कत्ल करके उसको उसके पापों की सजा देके उसका बदला लिया था। स्पीकर साहब, उसके बाद बात करूं 1962 के अंदर जब भाजपा इल्जाम तो लगा रही है, 1962 के अंदर जब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत वो युद्ध हारा, तब नेहरू जी ने नेशनल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की थी। तो पंजाब के तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब खून भी देगा और पंजाब सोना भी देगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जहां मर्जी गूगल में चेक करना। सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश से 5 किलो और 327 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ, पर इन पंजाब ने, इन पगड़ी वालों ने 252 किलो सोना, 2 कुंटल और 52 किलो सोना सिर्फ पंजाब वालों दे दिया। इस देश की आज़ादी के इतिहास की बात करें तो 121 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें से 93 ये पगड़ी वाले ही थे। स्पीकर साहब, 2626 लोग उम्र कैद की सजा में गए थे, काला पानी गए थे, उसमें से 2147 लोग ये पगड़ी वाले ही थे। इनको शर्म आनी चाहिए पगड़ी वालों के ऊपर देशभक्ति का, विरोध का इल्जाम लगाते हुए। स्पीकर साहब, उसके आगे बढ़ूं तो ये नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए, हमें देशभक्ति सिखाएंगे, जो अपने वहां पर तिरंगा तक नहीं लगाते। आज तिरंगे में सबसे ज्यादा लिपट के लाशें कहीं आती है तो पंजाब के अंदर आती हैं। हमें इनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, किसान आंदोलन हुआ, अब ऐसे तो अंग्रेज भी कह देते, आज ये कहते हैं जी पंजाब के किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे तो अंग्रेज कह देते जी पूरा देश गुलाम है, ये पंजाब वालों को क्यों दिक्कत हो रही है। 121 में से 93 सिखों को ही क्यों फांसी हो रही है, पंजाब वालों को क्यों परेशानी हो रही है। हमारे डीएनए में, हम तानाशाही के आगे झुकेंगे। स्पीकर साहब, 2 साल पहले 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के आगे माफी मांगी और कहा जी मैं तीनों खेती कानून वापस लेता हूं, और वादा किया जी किसानों की जो भी मांगे हैं वो पूरी करूंगा। आज क्या गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी अगर अपनी बात से मुकर गए और किसान फिर सड़कों पे आकर आंदोलन कर रहे हैं,
तो गलती तो प्रधानमंत्री जी की है। जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, उसको पूरा करें, किसान खुशी खुशी अपने खेतों में जाएं, देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की उन्नति के लिए अपने कामों में लगेंगे। पर हर दिन तानाशाही के नए रिकॉर्ड कायम करने का जो भाजपा काम कर रही है वो बहुत शर्मनाक है। स्पीकर साहब, इस देश की जल सेना, इस देश की थल सेना, इस देश की वायु सेना, हर सेना के सर्वोच्च पदों पर ये पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर इस देश के सबसे बड़े, इस दुनिया के आत्मसमर्पण की बात करें तो बांग्लादेश का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वो भी पगड़ी वाले जनरल JS अरोड़ा थे, जिन्होंने एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का जनरल AA खान नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कराया था, वो भी पगड़ी वाले ही थे। स्पीकर साहब, ये बार बार इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई करवाने की, बांटने की साजिशें करते हैं। दरअसल धर्म के नाम पर इस देश को कोई बांटना चाहता है तो ये भाजपा ही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। बाकी सारे देशवासी बहुत प्यार से, बहुत सुकून से रहना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा 2 लाइनें बोल के कि अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, बहरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। धन्यवाद स्पीकर साहब। श्री जय भगवान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 280 के तहत अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब से दिल्ली विधानसभा के अंदर पानी के बिलों को लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के लोगों में बातें होना शुरू हो गई है और मेरे ऑफिस पर अध्यक्ष महोदय कई RWA, कई बुजुर्ग, कई विधवा महिलाएं मेरे ऑफिस पर आई हैं कि ये जो हमारी जो बिल माफ होने थे उसको लेकर के क्या चल रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बार बार RWA के लोग आकर के मुझसे मिल रहे हैं और आके मुझे बोल रहे हैं कि जय भगवान जी, आप भी अपनी बात को रखो और हमारे जो बिल है वो माफ होने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोरोना के दौरान अनाप शनाप बिल, क्योंकि 2 साल ना ही तो कोई नौकरी कर पा रहा था, लोग परेशान थे और अनाप शनाप बिल बना करके और लोगों के पास भेज दिए गए और जिसे लोग नहीं भर पाए। अध्यक्ष महोदय, लोग चाहते हैं कि ये जो बिल है माफ होने चाहिए और जब उन्हें पता लगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लोगों के बिलों को माफ करना चाहते हैं और उसके लिए एक स्कीम लेके आए हैं, 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम, और उस स्कीम को दिल्ली के LG ने बीजेपी के कहने पर रोक दिया है। तब से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार RWA और लोग मेरे पास आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी एक विधवा महिला मेरे पास आई, परसों की बात है अध्यक्ष महोदय, वो कहने लगी कि बेटा मेरे घर में तो कोई कमाने वाला है नहीं और हम तो पेंशन के पैसे से अपना घर का गुजारा करते हैं और क्योंकि 2 साल आपने देखा कि बीच में उनकी पेंशनें भी रोक दी गई थी और 2 साल क्योंकि कोरोना था, कोरोना में हम लोग कैसे बिल भर पाते। तो अध्यक्ष महोदय, जो स्कीम आ रही थी इसको लेकर के बहुत लोगों में आशा थी कि हमारा जो बिल है वो माफ हो जाएगा, कि जैसा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी है कि 10,000 साढ़े 10,000 जो लोग हैं उनके जो बिल है वो करीब 90% लोगों का सेटलमेंट इसमें हो जाता अगर वो ये स्कीम अगर पास हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बीजेपी के कहने पर LG साहब ने ये इसको रुकवा दिया, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो पानी के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान है। चाहे मैं अपने सेक्टरों की मैं बात करूं, चाहे मैं कॉलोनियों की मैं बात करूं, चाहे मेरे गांव की मैं बात करूं, हर जगह पानी के बिलों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब से लोगों को पता लगा है कि दिल्ली विधानसभा के अंदर सदन बार बार इसी चीज़ को लेकर के लग रहा है और इस पर चर्चा चल रही है कि दिल्ली के LG साहब ने पानी के बिलों की जो फाइल है वो रुकवा दी है, तब से ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है, ये जो फाइल है ये पास होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार दिल्ली के लोगों को लड़ करके न्याय दिलवाया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि जो पानी के बिल की जो फाइल जो रोकी गई है, इसको भी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी करें, कैसे भी करें, हम हर तरीके से उनके साथ हैं, दिल्ली के निवासी उनके साथ हैं और इस फाइल को मूव कराया जाए, इस फाइल को पास कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। श्रीमान सोमनाथ भारती जी।
अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 280 में अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 2014 में मालवीय नगर क्षेत्र के अंदर काफ़ी मांग उठी कि एक फायर स्टेशन होना चाहिए। जब हमने जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि बरसों पहले वहां एक लैंड अलॉकेट किया गया है फायर स्टेशन के लिए। हैरानी हुई जब मैं मालूम किया क्यों नहीं बन रहा है यहां पे, तो बताया गया यहां स्टे ऑर्डर है। बहुत मुश्किल से जो 14 साल से स्टे ऑर्डर था उस प्लॉट पे, स्टे ऑर्डर को हटवाया। वहां माननीय मंत्री से मिला, मंत्री जी ने आदेश दिया, फायर स्टेशन वहां पे बना। लेकिन किन कारणों से वो आधा अधूरा रह गया, आज मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ये बात कि अभी भी फायर स्टेशन जो बना है वहां पे वो हाफ हार्टेडली बना है। 2015 में उसका उद्घाटन भी हुआ, लेकिन वो फायर स्टेशन, चूंकि ये बहुत बड़ा एरिया है मालवीय नगर के इर्द गिर्द जहां की कोई फायर स्टेशन नहीं है, और नियरेस्ट फायर स्टेशन वहां से है नेहरू प्लेस या भिकाजी कामा, तो उन दोनों लोकेशन से फायर ब्रिगेड को आने में हमारे यहाँ करीब आधा घंटा लग जाता है। मेरे यहाँ कई बार फायर की वारदात हुई, परमात्मा के आशीर्वाद से वहां कोई किसी की जान की क्षति नहीं हुई, लेकिन माल की क्षति काफी हुई। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो गीतांजलि में फायर स्टेशन बना है मालवीय नगर में, उसको पूरा किया जाए और उसे 24 घंटा वो काम कर सके, इसके लिए उसकी तैयारी की जाए। आपने व्यवस्था भी कर दी है, गाड़ियां भी लगती हैं लेकिन दिन में लगती हैं, रात को नहीं लगती हैं। तो वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो कि इस पर डिपेंडेंट है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो मेरी विधानसभा की और आसपास की विधानसभाओं की मांग है कि वहाँ एक फुल फ्लेजेड फायर स्टेशन हो, इसके लिए आपसे विनती करता हूँ माननीय स्पीकर महोदय आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय दत्त जी। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जर्नैल सिंह जी का समर्थन करता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सारी जाति, धर्म और विचारधारा के लोग हैं, लेकिन सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको समानता के साथ इज्जत सम्मान देता है। और सिख धर्म ने और सिख कम्युनिटी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। तो जो भी लोग सिख कम्युनिटी, सिख धर्म के खिलाफ कुछ भी बात कहते हैं वो खुद देशद्रोही हो सकते हैं, सिख धर्म देशद्रोही नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अगर गुरु ग्रंथ साहिब को देखें तो उसमें सभी गुरुओं की वाणी है। 1 मिनट और लूंगा अध्यक्ष जी। नहीं अजय दत्त जी, विषय मैं इसलिए इसका इस महत्वपूर्ण मुझे घड़ी की सुई ठीक है देखिए, तो मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस देश में समानता लानी है तो हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन इस देश को तोड़ेगी। और बीजेपी वालों ये छोड़ दो, ये देश तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर किसी का है जो इस देश में पैदा हुआ है। अध्यक्ष जी, पिछले कुछ समय से मैं पीडब्ल्यूडी और एमसीडी से कई बार बात कर चुका हूं कि मेरे यहाँ एक कॉलोनी है दक्षिणपुरी जी ब्लॉक, वहाँ एक एमसीडी का नाला है और जब भी बारिश होती है वहाँ पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि उस नाले का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घर में घुस जाता है और जिसकी वजह से 4-4, 5-5 फुट उनके घरों में पानी घुस जाता है, गाद और मल तैरने लगता है। और इस विषय में वहाँ के लोग मुझे कई बार कह चुके हैं, मैंने एमसीडी कमिश्नर तक को पत्र लिखा है कि इस पुलिया को तुड़वा के, क्योंकि छोटे पाइप हैं, गाद उसमें जम जाती है, तुड़वा कर बरसात से पहले पीडब्ल्यूडी को भी मैंने कहा है बरसात से पहले इस नाले को बनवाएं जिससे कि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, पिछले 8-10 महीनों से कोई भी सरकारी अधिकारी एमएलए के लेटर्स पे जो जनता के काम एमएलए दे रहे हैं उन पे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है क्योंकि इस देश के अंदर जो भी लोग वोट देते हैं और स्पेशली दिल्ली के जो भी लोग हैं उनके काम करने के लिए हम चुने गए हैं।
अगर हम कोई भी काम जनता के लिए कह रहे हैं तो वो करने चाहिए। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि पीडब्ल्यूडी और एमसीडी के अधिकारी जी ब्लॉक एफ ब्लॉक के पास जो नाला है, उसकी पुलिया है, उसका संज्ञान लें और जल्द से जल्द बारिश आने से पहले उसको बनवाएं, जिससे कि लोगों को दोबारा ये जो परेशानी उनके घर में पानी घुस रहा है, पानी आ रहा है, वो ना हो और उससे राहत मिल सके। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप काफ़ी इस बार के सेशन में मेरे को देखने में आया, आप मुझे काफ़ी समय दे रहे हैं। मैं आपका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं और आपकी अध्यक्षता में सदन बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। शिवचंद गोयल जी, शिवचंद जी सीट कैसे बदले? अपनी सीट से बोले। हाँ, अपनी सीट पे आके बोले। बैठ गए वो बात अलग है, लेकिन कृपया बोलिए अपनी सीट से। बिल्कुल सर, धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री का। हमारी एक सड़क है जो पटेल नगर से होते हुए पंजाबाग की तरफ जाती है और यहाँ पर 3 साल पहले बहुत ही बुरा हाल था। अब वहाँ पर यूरोपियन तर्ज पर सड़क और फुटपाथ का निर्माण हुआ है। इतना बेहतर फुटपाथ हमें तो आज तक देखने को नहीं मिला कि दिल्ली में भी होता है। वहाँ पर लाइटें लगाई गई, वहाँ पर सीटिंग के अरेंजमेंट किए गए, लाखों वहाँ पेड़ पौधे लगा दिए गए। ऐसा लगता है जैसे लोग इंडिया गेट घूमने जाते हैं, कनॉट प्लेस, उसी पैटर्न पे उस सड़क का निर्माण किया गया। तो हमारी मोती नगर की विधानसभा और आसपास की विधानसभा इसको देखकर बड़ी प्रसन्न है और सभी धन्यवाद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये रोड बहुत कंजस्टेड है, पटेल नगर से आती है, तो वहाँ पर एक कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन है और उसके साथ ही वहाँ पर कम से कम भी 10 से 20 हज़ार उद्योग लगे हुए हैं। कई बार हमने कहा कि इसके ऊपर फुटओवर ब्रिज बन जाए ताकि आने जाने वाले को जो सड़क के लिए रास्ता बीच में नहीं है वो जान जोखिम में डालकर उस सड़क को क्रॉस करते हैं। और कम से कम भी मेट्रो से लाखों लोग उतरते हैं, बसों से उतरते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर फुटओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था कई बारी अधिकारियों से बात हो चुकी है, शीर्ष अधिकारियों से बात हो चुकी है, पत्राचार हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि कार्य चल रहा है इसके ऊपर, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर कोई व्यवस्था बन नहीं पाई। और उसके साथ ही एक हमारा रिंग रोड पर मार्बल मार्केट है, रिंग रोड के एक साइड हमारी विधानसभा है और परली तरफ राजौरी गार्डन है। तो यहाँ के लोग हमारी विधानसभा से उस साइड जाते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी मार्केट है वहाँ पर राजौरी गार्डन, साथ में वहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर है। तो वहाँ पर भी एक फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए जहद बहुत हो चुकी है कई बारी, लेकिन अभी तक भी उसका हल निकल नहीं पा रहा। तो मेरी आपसे अध्यक्ष विनती है कि अधिकारियों को इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए ये दोनों फुटओवर ब्रिज बन जाए, जिससे कि हज़ारों व्यक्तियों को रोज़ आने जाने का सुगमता हो और उनका जीवन सुगम बने। धन्यवाद, शुक्रिया। श्री विशेष रवि जी। धन्यवाद सर। सर, ये मेरा आज का जो विषय है मैं कल बोल चुका हूँ। मैंने दरअसल ये विषय इंपॉर्टेंट था, 2 दिन के लगाया था। अगर आप अलाउ करेंगे तो एक और दूसरा विषय है, मैं उसको रखना चाहूँगा। दीजिए, जल्दी दीजिए। दूसरा विषय लिखित में दीजिए। अच्छा, तो मैं बोल के फिर दे दूँ, लिखना पड़ेगा सर, दोबारा लिखा नहीं है। बोलिए बोलिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली के अंदर बिजली और पानी के बाद अगर सबसे बड़ी कोई योजना है जिससे दिल्ली के लोग जो हैं बहुत खुश हैं हमारी सरकार से, जहां बहुत आशीर्वाद मिलता है
हमारी सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम सब विधायकों को, तो उस स्कीम का नाम जो है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है। इस स्कीम में जो बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जब वो जाते हैं तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक होती है, और जब वो आते हैं तो उसके बाद उनकी जो दुगनी खुशी है वो देखने लायक होती है। इतना आशीर्वाद इस योजना से सरकार को मिला है और मिल रहा है लगातार कि बुजुर्ग जो है वो तारीफ करते करते नहीं थकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो काम हमारे अपने परिवार के बच्चे नहीं करा पाए या नहीं करा पाते हैं, वो काम जो है वो हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। सर, इसमें हो क्या रहा है अब कि सरकार, क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार नज़र बनाए हुए हैं कि कौन कौन से कामों से जो है सरकार चल रही है, सरकार से लोग खुश हैं, तो मैं नई जो चीज़ हो रही है वो आपके आगे रखना चाहता हूँ। सर, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर अभी 28 तारीख को जो एक ट्रेन जा रही है उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए, उसके लिए फॉर्म भरे थे, लगभग 200 के करीब फॉर्म भरे थे। और सर, बड़ा आश्चर्य है ये देखिए कि 100 फॉर्म, 200 में से 100 फॉर्म ये बोल के रिजेक्ट कर दिए हैं कि जो फोटो है बुजुर्गों की, जो फोटो लगाई है उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है। जो बुजुर्गों की फोटो लगाई गई है उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है, ये बोल के सिर्फ मेरी विधानसभा के 100 फॉर्म कैंसिल कर दिए। मुझे पता नहीं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, बाकी जगह में क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग भी अगर निकालेंगे ना, शायद अभी विधायकगण जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। अगर बाकी लोग भी निकालेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो ये पाएंगे कि बेवजह के कारणों से जो है रिजेक्ट किसने किए? सर, जो कंसर्न एसडीएम में है। लिख के दीजिए सर। बिल्कुल लिख के जा रहा हूँ सर। तो मैंने जब ये मुझे पता लगा तो मैंने कंसर्न एसडीएम से बात करी, तो वो ये अगर इस प्रकार से अगर फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो मैं 100% कन्विंस्ड हूँ ये सरासर बदमाशी है, क्योंकि ऐसी कहीं भी अगर आप कैबिनेट डिसीजन भी देखें तो इस प्रकार की कोई कंडीशन ले डाउन नहीं की है। तो ये आई थिंक बिल्कुल सर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लिख के दीजिए, कंसर्न कमेटी को भेजता हूँ, लिख के दीजिए। जब ये तो रीजन है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट में रिजेक्ट कर रहे हैं आज की डेट में। पहले कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता मेडिकल सर्टिफिकेट पे, अब वो कहते हैं कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। ये ठीक है, ये भी रीजन है। ये ठीक है, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सर, जब मैंने कंसर्न एसडीएम से बात करी तो वो मैडम जो है उनका ये कहना था कि सर जी इस पे जो है ना विजिलेंस इंक्वायरी हो रही है। और चलिए आप लिख के दीजिए। ठीक है सर, मैं मेरे निवेदन सर ये है कि इसको, क्योंकि ये अर्जेंट मैटर है, किसी ना किसी कमेटी में इसको रेफर कर दिया। आप दीजिए ना लिख के, तभी तो होगा। श्री मदन लाल जी। महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब से माननीय केजरीवाल जी की सरकार आई है, दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्कीम कभी किसी ने सुनी नहीं थी, किसी ने देखी नहीं थी, किसी ने महसूस नहीं की थी, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए करनी शुरू कर दी थी। उनमें एक स्कीम थी, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर मुफ्त का पानी मिलेगा। ये पानी लगातार मिलता भी रहा है, और जब से हमारे यहाँ केजरीवाल जी की सरकार आई है, पानी के सप्लाई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, स्वच्छ पानी की सप्लाई बढ़ी है। परंतु बीजेपी के लोग जो आज पावर में बैठे हैं, उनको ये स्कीम कतई पसंद नहीं है। देर सबेर वो लगातार इसकी निंदा करते रहे, और अब उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दिया कि किसी तरह स्कीम का लाभ लोगों को न मिले। तो पानी की सप्लाई तो रोक नहीं सकते, क्योंकि उस पर तो माननीय मंत्री जी की नजर है। पानी के बिलों में अभूतपूर्व बढ़ाकर भेजने की एक नई प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू कर दी है। मेरे क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, उसमें कई एरिया ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई लिमिटेड होती है। ये जरूरी भी है, क्योंकि तादाद लोगों की बहुत बड़ी है। पानी की सप्लाई भले ही ज़्यादा बड़ी हो, पर फिर भी लिमिटेड है, और लगातार लोग अपना बिल की पेमेंट करते रहे। जहां बिल की पेमेंट करना जरूरी है, क्योंकि उससे सिस्टम में पैसा जनरेट होता है। जल बोर्ड उस पैसे का इस्तेमाल विकास के कार्यों के लिए करता है।
आज अचानक बढ़े हुए बिलों की वजह से, क्योंकि अगर मेरे घर का किराया जो पानी का है वो अगर लगातार 20,000 लीटर से नीचे आता रहा है, उसका जो चार्जेस हैं, तो अचानक कभी कभी देखा गया है 50,000, 60,000, 80,000, 1.5 लाख ऐसे बिल आने से आदमी चौंकने लगे हैं और उन्होंने उसके पैसे देने बंद कर दिए। बंद करने का पर्पज उनका ये नहीं है कि वो मुफ्त में पानी चाहते हैं। अगर उनकी सप्लाई ज्यादा हुई है, उन्होंने ज्यादा कंज्यूम की है, तो वो पैसा देने को भी तैयार है। पर अगर एक घर जो लगातार 20,000 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करता रहा है और उन्हीं गिवन मंथ्स में अप्रैल के महीने में 15,000 लीटर इस्तेमाल हुआ है, मई में 20,000 हो गया है, जून में 20,000 हो गया है, तो फिर अगस्त और सितंबर में कैसे संभव है कि 100 हो जाएगा? जहां 20,000 लीटर होना चाहिए उसका 5 गुना कैसे हो जाएगा? बिल जो पहले 0 आ रहे थे वो अचानक 50,000, 60,000, 70,000 क्यों आने लगेंगे? तो माननीय केजरीवाल जी का जब यहां ध्यान इस ओर दिलाया गया तो उन्होंने ये माफी योजना मुफ्त का पानी देने की नहीं है। सरकार की नीति है कि अगर 20,000 से लीटर पानी किसी ने ज्यादा कंज्यूम किया है तो उनको चार्जेस देने होंगे, पर वो तब देना आदमी जब 20,000 से ज्यादा लीटर इस्तेमाल किया है। तो लोगों के मन में जो एक भ्रांति थी उसको दूर करने के लिए लोगों के बिलों को जो अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम लाई। वो स्कीम है कि जितने भी अनाप शनाप बिल हैं, जहां लोगों को लगता है कि उनके कई गुना बिल जो पहले कभी नहीं आते थे अचानक आने लगे हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए। दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या कोई 40% के करीब है। 10.5 लाख से ज्यादा लोग आज इन बढ़े हुए बिलों की वजह से चिंतित हैं। 27.5 लाख से ज्यादा कंज्यूमर हैं परिवार। अगर 40% लोग अपने बढ़े हुए बिलों को भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो बहुत ज्यादा लगता है, जो ज्यादा है भी, तो सरकार को रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। और सरकार को रेवेन्यू तो जो 20,000 लीटर आता है उसकी भी सब्सिडी के पैसे जाते हैं। तो जल बोर्ड को भी अभी अचानक पैसा जाना बंद हो गया है, और बंद केवल इन अधिकारियों की जानबूझकर बदमाशी के कारण हुआ है। अभी आज के दिन हालत यह है, सही राम जी अभी बता रहे थे, मेरे इलाके में 2 जगह पानी की लाइनें टूटी हुई हैं। एक जगह डिफेंस कॉलोनी में लाखों लीटर पानी बह रहा है, एक जगह कोटला में पानी की लाइन से हजारों लीटर पानी बह रहा है। डिपार्टमेंट में पैसे ही नहीं है। डिपार्टमेंट का कोई ठेकेदार ठेका लेने को तैयार नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ठेकेदारों की पेमेंट पीछे बहुत दिनों से रुकी हुई है। विकास के नए काम नहीं हो रहे, ये एक बात है। सीवर बह रहा है, पानी की लाइन टूटी पड़ी है, वो एक अलग बात है। पर जहां लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा हो, अगर ऐसी जगह भी मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है तो ये भयावह स्थिति है। लोग रोज हमारे दफ्तर में बिलों को लेकर आते हैं कि साहब पानी के कनेक्शन कटने का खतरा पैदा हो गया, ये बताइए बिल क्यों भरें हम इन बिलों को क्यों दें? हमारा बिल कभी नहीं आया। आपकी स्कीम के मुताबिक हम हर रोज, हर महीने, हर साल 20,000 की लिमिट में आते थे। अब अचानक ये 50,000 या 80,000 के बिल कहां से दें, क्यों दें? प्लीज। तो आज ये जो स्थिति आ गई है, मैं माननीय हाईकोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदेश दिया है, पर इन बेशरम अधिकारियों को शर्म ही नहीं आ रही है। ये शायद कंटेम्प्ट से भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि पीछे ताकत दूसरी है। वो अब जजों से डरना बंद कर रहे हैं। ये बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। तो मुझे लगता है सारा सदन पूरी दिल्ली से चिंतित है, और ये मुफ्त नहीं है। सब लोग केवल कह रहे हैं हमारा बिल ठीक करा दीजिए, बस हम पैसा सरकार को देने को तैयार हैं। माननीय केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं, माननीय जल मंत्री भी यही कह रहे हैं कि लोग अपना बिल भरना चाहते हैं, पर ईमानदारी से भरना चाहते हैं। वो उस पानी का भरना चाहते हैं जो उन्होंने कंज्यूम किया है, बेईमानी का नहीं। आज दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा कुछ अधिकारी लोगों को, दिल्ली के लोगों को लूटना चाह रहे हैं। मैं, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और माननीय केजरीवाल जी और जल मंत्री का धन्यवाद करता हूं
कि वो लोग इसके लिए प्रयत्नशील हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में लोगों को जरूर न्याय मिलेगा और 20,000 लीटर का जो उनका सपना है हर लोगों को देने का, वो लगातार जारी रहेगा। और जब तक जारी रहेगा तब तक लोगों को पानी के लिए उनकी सब्सिडी, उनके बिल ठीक नहीं हो जाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विदुरी जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान दिल्ली सरकार के 12 पूर्ण वित्त पोषित कॉलेजों को दिल्ली सरकार द्वारा ग्रांट जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये 12 कॉलेज पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। वर्ष 2019 में EWS के आरक्षण के कारण 25% सीटें बढ़ाई गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई अतिरिक्त फंड जारी नहीं किया है, जिसके कारण इन 12 कॉलेजों में कर्मचारियों और शिक्षकों की कमी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, अनियमित और अपर्याप्त ग्रांट के कारण शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को पेंशन और अन्य भत्ते समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के बकाया भी दिल्ली सरकार नहीं दे पा रही है। उच्च न्यायालय भी अनुदान जारी करने के लिए अंतरिम आदेश दे चुका है कि दिल्ली सरकार तुरंत 12 कॉलेजों की ग्रांट जारी करे ताकि इन कॉलेजों के शिक्षकों कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इन कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, जिससे शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित इन 12 कॉलेजों को जल्द से जल्द एवं समय पर पर्याप्त ग्रांट जारी करें तथा इन 12 कॉलेजों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की खाली पड़ी सीटों को तुरंत भरने के लिए मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी अनुपस्थित। अखिलेशपति त्रिपाठी जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं दिल्ली के उन असहाय लोगों का मुद्दा सदन के सामने रखने जा रहा हूं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के कारण एलजी साहब के इशारे पर अधिकारियों ने उनके निवाले छीनने का काम कर लिया है। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जहां निःशुल्क बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नायाब काम करके कीर्तिमान स्थापित किया अध्यक्ष महोदय, वहीं पर समाज कल्याण के क्षेत्र में भी देश में सबसे अधिक सामाजिक सहायता राशि उपलब्ध करा के 2500 रुपया अपने विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों को सशक्त करने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये बातें पछती नहीं है। ये लगातार हमारे काम के भी सभी साथी बता रहे थे कि किस तरीके से कहीं सीवर का पैसा रोकने का काम हो रहा है, कहीं पर जो है पानी का काम रोकने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब बिल माफ कराना चाहते हैं, उसको रोकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कभी अस्पतालों से जो है डॉक्टरों के तनख्वाह रुकवा देती है, कभी जो है जांच बंद करवा देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे पे आता हूं। उन जरूरतमंद लोगों को, असहाय लोगों को, उनकी हाय लगेगी भारतीय जनता पार्टी का। उनका आज मैं बताना चाहता हूं, मेरे ऑफिसों में लगातार लोग चक्कर लगा रहे हैं। एक साल से लोगों के पेंशन नहीं है। 140 लोगों का लिस्ट में सदन के पटल पे रखा हूं। 140 लोगों का, विधवा महिलाओं का मैंने सदन के पटल पे आपके इस प्रश्न के साथ, मुद्दे के साथ एक लिस्ट भी दिया हुआ है, वहां पर आप उस पर संज्ञान लीजिए। दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं वो लोग महिलाएं। तमाम बुजुर्गों का 6-6 महीने से पेंशन रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने जो है करने का जरूरत किया है। क्या चाहते, दिल्ली को क्या बनाना चाहते ये लोग? आज बुजुर्ग, ये पूरे दिल्ली का मामला है। मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं, आज बुजुर्ग 2 महीने हो गए, सारे बुजुर्गों का, किसी बुजुर्ग का पेंशन नहीं आया जी। और जब मैंने अधिकारियों से पता करने की कोशिश की अध्यक्ष महोदय,
तो मुझे बताया गया कि इस 2500 रुपए में से 180 रुपया केंद्र की सरकार से आता है। पिछले 1.5-2 सालों से केंद्र की सरकार ने वो पैसा नहीं दिया है बुजुर्गों का। कितनी शर्म की बात है। और उन बुजुर्गों के हक का पैसा मार के बैठे हुए। और मुझे याद है राजेंद्र पाल गौतम जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी यह पास हुआ कि जब तक केंद्र की सरकार पैसा नहीं दे रही है, हमारी सरकार कैबिनेट ने पास किया, हम अपने पास से पैसा देंगे लेकिन नियत समय पर उन जरूरतमंद लोगों को जो रोटी खाते हैं उस पैसे से, दवाइयां खाते हैं, सारी जरूरत की चीजें उनकी चलती हैं, उनका पेंशन रुकना नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया था। आज उस निर्णय को हमारे समाज कल्याण मंत्री ने फिर आगे बढ़ाया, लेकिन अभी तक वो फाइल इस समय के वित्त सचिव ने रोकने का काम कर दिया, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में सारे बुजुर्गों के पेंशन, विधवाओं के पेंशन और दिव्यांगजनों के पेंशन रुकने का संकट आ गया। अध्यक्ष महोदय, आपसे गुहार करना चाहता हूं, वित्त सचिव को ऐसा सबक सिखाना चाहिए सदन को कि नजीर हो कि वो जो दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं वो ना रोक पाए। अगर आप इस सदन से बच जाओगे, वित्त सचिव महोदय बताना चाहता हूं, एलजी साहब, भगवान ऐसा मारेगा, आपको याद रखना। उन गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रहे हैं। वो लोग बेचारे दवाइयां नहीं खा पा रहे, लोग आ जाते हैं, भाई साहब दवाई नहीं ले पा रहे, 200 रुपए की दवाई लेते थे, 500 रुपए की दवाई लेते थे। मोहल्ला क्लिनिक को कहते भला हो केजरीवाल का कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, अखिलेश जी नहीं तो भाई साहब हमारा हालत खराब हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस पर संज्ञान लीजिए और तुरंत समाज कल्याण का अधिकारी यहाँ होना चाहिए। मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ, सदन में एक भी अधिकारी किसी दीर्घा में नहीं बैठा हुआ है, ये बहुत सदन के लिए चिंता का विषय है। मैं सारे सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस पर भी संज्ञान ले सदन और तुरंत समाज कल्याण के जो कमिश्नर उनको बुलाया जाए और इस पर जो भी समाधान हो सकता है वित्त सचिव को बुला करके कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेंद्र गोयल जी, ये मैं 12:30 बजे तक लूंगा, 12:30 बजे तक जिनके भी बाकी कंप्लीट हो जाएं, थोड़ा कम विषय पे रखिए। बिल्कुल कम रखेंगे अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के अंदर काफी कामों को रोकने का काम चल रहा है। मेरे यहाँ पर बहुत से डार्क स्पॉट हैं जिसके ऊपर मुझे लाइटें लगवानी है। सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जहाँ जहाँ पर भी डार्क स्पॉट है तो वहाँ पर वो लाइटें लगवाई जाए। और सदन में आज लेट आने का मेरा एक और कारण है अध्यक्ष जी, आज मेरे ऑफिस के ऊपर 100-150 आदमी आ गए जो पानी के बिलों के बारे में चल रहा है। लोगों ने आकर हाहाकार जैसे मचाई है, लोगों के साथ में अब ऑफिसों के अंदर भी दुर्व्यवहार होना चालू हो गया। लोग मेरे यहां पर आज बहुत से बिल फूंक के गए हैं, मुंह के ऊपर मार के गए हैं। बहुत दुख होता है। इस सदन के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम ये स्कीम लेके आ रहे थे, एक मुश्त योजना की, जिसके अंदर वो निपटारा हो जाए, तो वो बिलों का निपटारा होना चाहिए जल्द से जल्द। ये स्कीम लागू होनी चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पे उतर आए। आज तो मेरे ऑफिस तक आए हैं, कल वो विधानसभा भी आते हैं, परसों वो सेक्रेटरीट भी जाते हैं, उसके बाद वो पार्लियामेंट भी जाते हैं। तो ये देश के अंदर, ये दिल्ली के अंदर अराजकता ना फैले। इस सदन के माध्यम से यही अनुरोध करता हूं कि एक मुश्त योजना जो हमारी पानी के बिलों पर ये स्कीम थी, तो ये लागू होनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जो आपने जो दुख तो बहुत था, लेकिन आपने कहा था कि ये जल्दी से करना है ताकि और भी साथियों को बोलने का मौका मिले, और देर से सदन में मैं पहुंचा, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। डार्क स्पॉट जो आपने बोले हैं, डार्क स्पॉट वो एमसीडी रोड के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, इसमें लिखा नहीं। वो एमसीडी रोड पे हैं, पीडब्ल्यूडी रोड पर,
ये लिखा नहीं आपने। ये अध्यक्ष जी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, एमसीडी की रोडें हैं, ये उनके ऊपर लगवा रही है। धन्यवाद। अनऑथराइज्ड कॉलोनी वालों का कोई कसूर नहीं है कि आज वहां पे लाइटें नहीं लगती। तो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर भी ये लाइटें लगनी चाहिए, यही मैं अनुरोध करता हूं। श्री जून साहब। धन्यवाद। जी सर, दिल्ली में तकरीबन 360 गांव हैं और इन 360 गांव में अप्रॉक्सीमेटली 135 गांव अर्बनाइज डिक्लेयर हो चुके हैं। जब भी कोई गांव अर्बनाइज डिक्लेयर होता है तो उसकी जो जितनी भी ग्राम सभा लैंड है वो आज के दिन सारी डीडीए में ट्रांसफर हो जाती है, ऑनरशिप उसकी डीडीए में हो जाती है। तो सर आजकल एक दिक्कत बहुत आई हुई है कि गांव में ग्राम सभा में या लाल डोरा में काम करवाना हो तो भी एनओसी मांगते हैं। कल ही सर मुझे एक सैंक्शन मिली, मैं उसकी एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूँ। ये थी रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रीट्स इन वाल्मीकि एंड जाटो बस्ती इन महिपालपुर विलेज, लेटर है डिपार्टमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ SC ST OBC। सैंक्शन आ गई सर, ठीक है, लेकिन उसमें एक ऐसा क्लॉज लगा दिया कि जिसमें काम कभी नहीं हो पाएगा। क्लॉज नंबर 2 है सर, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मस्ट टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ दिस मस्ट टेक NOC must be obtained from the MCD, DOSIB, UD, DDA, Directorate of Panchayat or land owning agency as the case may be before the deposit work is taken up। सर ऐसे तो ये काम कभी होगा ही नहीं। सैंक्शन भी ग्रांट हो गई है, उधर से ये कंडीशन लगा दी कि NOC लेके आओ। सर मैं आज तक DDA या MCD ने कोई सैंक्शन नहीं ग्रांट की, कोई NOC ग्रांट नहीं की। मेरा एक केस है के ब्लॉक महिपालपुर का, जहाँ एक स्टोरी कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, बाद में डीडीए ने आकर रुकवा दिया कि आपने एनओसी नहीं लिया। भारती जी को भी मैंने कोशिश की, उनको लेटर दिया, शायद ये भी कुछ मदद नहीं कर पाए डीडीए की मीटिंग में, और वो बिल्डिंग आज खंडहर बन गई। तो अगर साथ के साथ ऐसे ऑब्जेक्शन लगते रहे सैंक्शन में तो दिल्ली में तो कोई काम सर हो ही नहीं पाएगा। और ऐसा लगता है कि जानबूझ के डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये तुम ये ऑब्जेक्शन लगाओ कि एनओसी लेनी पड़ेगी, प्रायर मैंडेटरी है, और अगर एनओसी नहीं लगे तो काम नहीं हो पाएगा। और ये सब सर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस से या चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से हो रहा है इस पे। और ये सारा सर मेरी विधानसभा का नहीं है, पूरी हर विधानसभा में ये प्रॉब्लम है, हर विधानसभा में दिक्कत है। तो एक डिस्कशन सर इस पॉइंट पे जरूर होनी चाहिए और कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए सर, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। सर इलेक्शन ईयर है सर, 7-8 महीने रह गए, काम कब होंगे? पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, अगर ऐसे एनओसी पे ऑब्जेक्शन लगने लगे तो सर कोई काम नहीं हो पाएगा। बोल भाई ये बिना इजाजत के बहुत अच्छा यहाँ दे दीजिए। जो 280 में बोल रहे हैं उनको तो कंप्लीट करने दो, उनको तो कंप्लीट करने दो। कंप्लीट हो गया सर। मैं एक नोटिस इसमें रूल 55 में दूंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर डिस्कशन कराएं और इसको सॉर्ट आउट करें। धन्यवाद सर। नहीं, डिस्कशन के लिए आप उचित नोटिस दीजिए। मैं दे रहा हूं सर, नोटिस दीजिए, डिस्कशन करवा देंगे। हुआ क्या मतलब, ये तो एनओसी का मामला है ना। 12:30 बजने में एक मिनट सर, उनसे डिस्कशन की बात हो गया, आप डिस्कशन मांग करो ना। सदन की नॉलेज में आना जरूरी है, बहुत गंभीर मामला है। डिस्कशन करवाइए इसको। डिस्कशन तो सर होगी जब फिर कर देंगे। आने दीजिए उसको। स्पीकर साहब एक लाइन में बता दे रहा हूँ, श्री कुलदीप कुमार कर क्या रहे हैं स्पीकर साहब? डीडीए वाले एनओसी देना तो दूर की बात, जो बनी बनाई एसेट्स है जनता के पैसे से, जनता के लिए बनी हुई एसेट्स को तोड़ रहे हैं। जनता के पैसे से जनता के लिए बनी एसेट है, सरकारी पैसे से सरकारी जगह में बनी एसेट है। कल मेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कुंज में डीडीए ने वो एसेट तोड़ दी। स्पीकर साहब क्या कर रहे हैं? अपनी पीड़ा रख सकता है, उसको रख लेने। थैंक यू श्री कुलदीप कुमार जी, बस आखिरी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जैसा कि सबको पता है कि लगातार हम सभी विधायक अपनी विधानसभा के विधायक कार्यालय में बैठते हैं और विधायक कार्यालय के अंदर आजकल जब हम बैठते हैं तो लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो पानी के बढ़े हुए बिल हैं उनको लेकर लोग हमारे पास आ रहे हैं। और वो जो बढ़े हुए पानी के बिल हैं अध्यक्ष जी, उनमें कोविड काल के अंदर जब
कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, जगह जगह गलियां बंद थी, अफसर घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऑफिस से बाहर नहीं जा रहे थे। उस समय पर मीटर रीडर भी जो थे रीडिंग लेने नहीं जा पा रहे थे, और जब वो रीडिंग लेने नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने अनाप शनाप तरीके से अपने हिसाब से मीटर रीडिंग लिख दी, जिससे वहाँ हमारे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में कल्याणपुरी, कोंडली, मुल्ला कॉलोनी, राजवी कॉलोनी, न्यू कोंडली जैसे इलाकों में लोगों के बिल 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। कल तो अध्यक्ष जी मैंने एक बिल देखा जो 6 लाख रुपए का बिल था, मतलब 22 गज के मकान का बिल 6 लाख रुपए। आप सोचिए क्या उसने ऐसा कौन सा पानी पी लिया, ऐसा कौन सा वाटर था, वो पानी कोई वो तो नहीं था जो मोदी जी पीते, वो वाला पानी हो तो फिर तो 6 लाख का बिल आ सकता है अध्यक्ष जी। एक आम आदमी गंगा वाटर पी रहा है जल बोर्ड का, उसका 6 लाख का बिल आ जाए, ये तो बड़े अचंभे की बात है। तो 6 लाख रुपए का बिल, 7 लाख रुपए का बिल, उस मकान की कीमत 6 लाख रुपए है, अगर वो मकान भी बेच के दे दे तो भी बिल नहीं भर सकता पूरा। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आई, अब वो स्कीम दिल्ली के लोगों के भले की स्कीम है, उससे जल बोर्ड को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर लोगों के ऊपर 6 लाख का बिल है, अगर 6 का नहीं होगा, अगर जल बोर्ड निकालेगा तो 6,000 रुपए का तो होगा ही होगा, वो 6,000 जल बोर्ड के खाते में जमा हो जाएंगे, जल बोर्ड को फायदा होगा। जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है अध्यक्ष जी, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि वो स्कीम बोर्ड से पास हुई है। ये विधानसभा के विधायक सभी अपना दर्द बयां कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चाहती है कि गरीब लोगों के पानी के बिल की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आए, और दिल्ली जल बोर्ड चाहता है स्कीम आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते हैं, दिल्ली के मंत्री चाहते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो सरकार पूरी चाहती है उसके बाद भी स्कीम को रोक रहे हैं? क्या ताकत है उनके पास, क्या शक्तियां हैं उनके पास, क्या संविधान में उनके पास कोई शक्तियां हैं ऐसी जो रोक रहे हैं? तो आज जिस प्रकार से ये स्कीम का मसला तो है, साथ साथ दिल्ली के लोगों के वोट के अधिकार का मसला भी, कि उनके लिए एक सरकार स्कीम लेके आती है और अधिकारी उस सरकार को, उस स्कीम को रोक देते हैं। ऐसी क्या ताकत अधिकारी के पास है? तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम को तुरंत प्रभाव में जल्द से जल्द लागू कराया जाए, ताकि दिल्ली के लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल सके। अगर ये स्कीम पास नहीं होती है तो दिल्ली के घर तक हम सभी विधायक जाएंगे, हम सभी साथी जाएंगे, इसको जन आंदोलन बनाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों का जो पानी का बिल है वो माफ करा के रहेंगे। और मैं तो कहता हूं सदन के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों से भी कहा है कि आप अपना पानी का बिल मत भरना, आपका पानी का बिल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी माफ करा के देंगे। तो इसलिए दिल्ली के कोई भी नागरिक ये पानी का बिल ना भरे जब सरकार उनका बिल माफ करना चाहती है। और किसी भी चुनी हुई सरकार के पास ये शक्ति है, ये ताकत है कि वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए एक अच्छी स्कीम लेके आए, उनको फायदा पहुंचाए। अब मुख्यमंत्री जी अच्छी स्कीम लोगों के लिए लेके आते हैं, वो स्कीम रुक जाती है। मोदी जी अडानी के लिए लेके आते हैं, वो स्कीम रुकती नहीं है, वो स्कीम पास हो जाती है। ये अडानी को फायदा पहुंचाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता को फायदा पहुंचाओगे तो स्कीम रुक जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन अध्यक्ष जी ये मसला बहुत गंभीर है, और अगर जब तक ये मसला पूरा नहीं होगा हम सब लोग इस प्रकार सदन में वो करते रहेंगे, दर्ज कराते रहेंगे। धन्यवाद। आप अपनी सीट पे सीट से खड़े होकर बात करें। अखिलेश जी सीट से खड़े होकर वेल में मत आइए, कृपया वेल में मत आइए। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपनी सीट से जो कुछ कहना वहीं कहिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, एलजी के अभिभाषण पर चर्चा जी, मैं आज ये पानी के बिल लेके आया हूं यहाँ पे, और पानी के बिल इस सदन के अंदर आज हम फाड़ रहे हैं, और कोई भी दिल्ली वाला पानी के बिल ना भरे अध्यक्ष जी। आज हमें पानी के बिल यहाँ पे फाड़ रहे हैं अध्यक्ष जी, और कोई भी दिल्ली वाला पानी के बिल ना भरे। हटाओ। मैं पुनः माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठें। माननीय सदस्यगण, एक बजे तक हाउस स्थगित किया जाता है।